Good afternoon, everyone. Today is 7th of April, and we shall be discussing these 5 important articles of the day. First article is regarding power sector. The first article deals with evaluating the current situation of nuclear power landscape. How are we planning to transform India's nuclear power landscape? Second article is regarding survey vessel, newly inducted survey vessel संशोधक. थर्ड आर्टिकल जो है ये प्रोजेक्ट चेतक के बारे में, बॉर्डर बीआरओ जो है उनका प्रोजेक्ट चेतक है, 40 साल पूरे होने की वजह से इट हैज कम इनटू अ न्यूज़. जो फोर्थ आर्टिकल है दैट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नोन एज स्टैगफ्लेशन, एंड द लास्ट आर्टिकल इज अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन दैट इज टार बॉल्स. इनको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स. बट बिफोर वी गो देयर, let me just take you through few important announcement. ये फाउंडेशन बैच का अनाउंसमेंट है. ये वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है उनके लिए स्पेशलाइज बैच है. ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, हाइब्रिड मॉडल पे. आप अपने टाइमिंग के हिसाब से यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दिस 4 स्लॉट्स. इसके जो डिटेल्स है ये आपको फोन, if you contact on the number mentioned on your screen, you'll get the further details. This is for those who wish to travel from zero to hero, from nothing to everything. इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों स्टेज पर पर्सनलाइज हैंड होल्डिंग की जाएगी. दिस इज अ प्रीफिट इनिशिएटिव. ये प्रीफिट जो है ये MCQs के फॉर्मेट में है. It is meant for all your MCQ based examination, all competitive examination. It can be APSC, it can be UPSC, it can be any other competitive examination. इसमें 15,000 MCQs है और ये 15,000 MCQs जो है वो 2 सेक्शन में. फर्स्ट सेक्शन इज 3,000 प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube live discussion MCQs, and remaining 12,000 are in the form of paid course, paid test series. इसमें इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट ऐसे 3 फेजेस में है. उसके अलावा आपके 30 एक्स्ट्रा टेस्ट भी है जिसमें फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सिमुलेशन भी होगा. ये अब 799 में अवेलेबल है. एंड फॉर फर्दर डिस्काउंट यू कैन कंसिडर कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन. ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं या जो प्रीफिट में डिस्कशन होता है, ये सारी PDF करंट अफेयर्स ये सब CSAP के ऐप पर अवेलेबल है. यू कैन डाउनलोड दैट बाय स्कैनिंग द QR कोड. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट आर्टिकल इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज न्यूक्लियर पावर लैंडस्केप. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है और ये जो ट्रांजिशन है, it is driven by the Shanti Act 2025. It is Peaceful Nuclear Act, Nuclear Power Act 2025 में आया था, also known as Shanti Act. It has replaced Atomic Energy Act of 1962, and this act has enabled the participation of a private sector. That means it has shifted from state monopoly to private participation. इसका टारगेट है 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी प्रोड्यूस बना देना बाय 2047. 100 गीगावाट्स. अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि करंट सिचुएशन क्या है और वहां से 100 गीगावाट्स विद इन नेक्स्ट 20 इयर्स जाना कितना मेहनत टास्क है, ये आपको रियलाइज होगा. करंटली सिर्फ 8.8 गीगावाट्स है, मतलब हमको लगभग 91-92 गीगावाट्स प्रोड्यूस करना है अगले 20 सालों में, विद इन नेक्स्ट 2 डेकेड्स. ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दीज आर मैनेज्ड बाय NPCIL, that is Nuclear Power Corporation of India Limited, and it is dominated by PHWR technology. Why do we need this transformation? Because एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं वो बेस लोड पावर कंटिन्यूसली सप्लाई कर पाता है. दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स इंटरमिटेंट, it provides stable supply versus
intermittent supply of solar or wind or other renewable energy forms. Second, decarbonization. ये अगर हम न्यूक्लियर पावर लैंडस्केप की तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट होते हैं, जितना टारगेट है उतना अगर अचीव कर लेते हैं, तो हमारा जो कोल के ऊपर का डिपेंडेंस है जो कि अप्रोक्सीमेटली 75% है वो रिड्यूस हो जाएगा. थर्ड, जो एनर्जी डिमांड ग्रोथ है इंडिया में, जो डिमांड है एनर्जी का, वो टारगेट बहुत ज़्यादा है एंड वी नीड टू reach that target, we need to conquer that target, and for that we are going to need approximately 2000 plus gigawatt capacity. Fourth, land efficiency. Nuclear power plant जो होते हैं they requires very less land than compared to renewable sources, so the land cost in terms of decarbonization that it does is very efficient. कैपिटल रिक्वायरमेंट लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी. इसके वजह सो इतना बड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट है एंड हेंस वी नीड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. टू मेक इट हैपन वी have certain initiatives, we have certain reforms that have already been made and some are under the pipeline. First is Shanti Act of 2025. It allows the entry of a private sector and it also revises the liability framework. इसके बारे में हम लोग ने प्रीवियस ईयर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था. सेकेंड जो रिफॉर्म इनिशिएटिव हुआ है वो है स्टैट्यूटरी रेगुलेटर. नाउ वी विल बी हैविंग एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड which is emanating from the legislation, that is Shanti Act of 2025. इसलिए ये statutory regulator होगा. Third important aspect is small modular reactors, SMRs. इसके लिए लगभग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 20,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया गया and this is going to be for flexible scalable nuclear units. नेक्स्ट इज फ्लीट मोड कंस्ट्रक्शन. मतलब हम 700 मेगावाट के लगभग 10 रिएक्टर्स बनाने वाले हैं. दैट वुड ट्रांसलेट इनटू 7000 मेगावाट एंड इट इज गोइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट एज वेल एज टाइम रिक्वायर्ड. Significance, obviously it is going to provide us energy security, it is going to reduce our dependence on the import, it is going to act as import substitution plan. दूसरा क्लाइमेट गोल्स, जो हमारा नेट जीरो बाय 2070 है उसको ये सपोर्ट करेगा. तीसरा जो है दैट इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बिकॉज जो हेवी इंडस्ट्री होती है उसके लिए रिलायबल पावर सोर्स की जरूरत होती है. फोर्थ, प्राइवेट सेक्टर को अगर हम पार्टिसिपेशन के लिए स्कोप दे देते हैं तो इट विल अनलॉक द इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन side of private sector. It is going to bring in efficiency in terms of capital and output ratio. However, इसमें कुछ challenges है, जैसे कि हाई कैपिटल कॉस्ट. हमने अभी देखा कि लगभग 18 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे और ये 18 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है दैट विल कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. सेकंड, सेफ्टी और लायबिलिटी की कुछ कंसर्न्स है, जैसे कि जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है इसमें कुछ इश्यूज है. टाइम एंड अगेन जो एक्सपर्ट है इसको फ्लैग आउट करते आए हुए हैं कि लायबिलिटी कम है, अकाउंटेबिलिटी कम है, जो कॉम्पेंसेशन है वो भी कम है. इसमें एक टर्म दिया गया था कि प्रॉफिट जो है वो कॉर्पोरेटाइजेशन है लेकिन रिस्क सोशलाइजेशन है, क्योंकि प्रॉफिट जो आएगा वो कंपनी लेगी लेकिन अगर कोई रिस्क एसोसिएटेड है, सोशल रिस्क, तो पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा. थर्ड जो है वो लैंड एंड रेगुलेटरी हर्डल्स. फोर्थ, वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट है उसको भी मैनेज करना होता है. फिफ्थ जो है स्टिल वी आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजी. सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? PPP model development, public private partnership models. Second, SMR deployment at scale. Third, thorium utilization strategy. इसके ऊपर हमको काम करना होगा क्योंकि इंडिया में there is a huge amount of thorium available
we just do not have enough technological advancement to utilize those thorium. Fourth, we are going to need independent regulation. Atomic Energy Regulatory Board जो है, it should get autonomy, and we will need innovative financing जिसमें green funds हो, insurance को pool किया जाए, etc. First MCQ, the Shanti Act of 2025 mainly aims to. Answer is B, to promote private participation in nuclear power. Second MCQ, which of the following are advantages of nuclear energy? First, base load power. Second, low carbon emissions. Third, high land requirements. Base load power, yes. Low carbon emission is yes. High land requirements is no. It requires minimum land. So answer will be B, 1 and 2 only. Next article is survey vessel Sanchodhak. It is the fourth and the final ship of survey vessels, SVL class. ये सर्वे संशोधक का मतलब होता है रिसर्चर. इट रिफ्लेक्ट्स द रोल ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इट इज डिजाइन्ड बाय इंडियन नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो. इट इज बिल्ड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स. इंडिजिनियस कंटेंट इसमें ऑलमोस्ट 80% है. ऑब्वियसली इससे आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है उसको स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा. इसका एम था जो पुराने संशोधक या संध्याक क्लास के जो सर्वे शिप्स थे उनको रिप्लेस करना. दूसरा, हाइड्रोग्राफिक कैपेबिलिटीज को एनहांस करना. एंड तीसरा, जो इंडिया का मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है उसको एनहांस करना, उसको स्ट्रेंथन करना. इस संशोधक वेसल के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं. लगभग 110 मीटर लंबा है, 3500 टन का इसका वजन है और लगभग 20 नॉट से 18 नॉट से ये ट्रैवल कर सकता है. इसमें फिर AUV है, ROV है, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स है, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हमारे लिए ये कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि संशोधक क्या है. इट्स अ सर्वे वेसल. इसमें इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज है, मतलब इसमें MSME सेक्टर जो है और जो इंडियन इंडस्ट्रीज है ये उसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है. एंड दिस इवेंचुअली लीड्स टू डेवलपमेंट और एनहांसमेंट ऑफ इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम. अब संशोधक का एप्लीकेशन कहाँ होगा, इसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे? इसको यूटिलाइज किया जाएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वेज में, मतलब कोस्टल मैपिंग हो, डीप सी वाटर मैपिंग हो. दूसरा, इसको यूटिलाइज किया जाएगा नेविगेशन सेफ्टी में. थर्ड, ओशनोग्राफिक का जो डेटा कलेक्शन है उसमें यूज होगा, जिसमें सी बेड मैपिंग होगा, जियोफिजिकल डेटा होगा. एंड फोर्थ, ड्यूअल यूज होगा, मतलब डिफेंस हो, सिविलियन हो, वेदर इट्स ट्रेड, वेदर इट इज एनवायरमेंट एक्सेट्रा. ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट इज गोइंग टू एनहांस इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी, बेटर नेवल ऑपरेशंस प्रोवाइड करेगा, ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, मतलब पोर्ट और शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा, इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बिल्डअप करेगा इंडिया का, एंड डिफेंस में सेल्फ रिलायंस एस्टेब्लिश करेगा. इट इज गोइंग टू बूस्ट इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग. फर्स्ट MCQ देखते हैं. सर्वे वेसल संशोधक is primarily used for first, missile deployment, no. B, hydrographic surveys, yes. The answer is B. Which of the following are features of sanchodhak? AUV, yes. Autonomous underwater vehicles, yes. Digital side scan sonar, yes. And nuclear propulsion, no. Nuclear propulsion नहीं होता है, 1 and 2 only. Next article is Project Chetak. प्रोजेक्ट चेतक जो है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO जो है उसका मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है. ये लगभग 45 इयर्स कंप्लीट कर चुका है. 1980 में एस्टेब्लिश हुआ था. उसका प्रोग्रेस को मार्क करने के लिए, कमोमोरेट करने के लिए फंक्शन हुआ था, एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोजेक्ट चेतक वाज इन न्यूज. ये प्रोजेक्ट चेतक जो है इट फोकसेस ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर रीजन्स, जिसमें राजस्थान, पंजाब, नॉर्दर्न गुजरात ये आता है. इस प्रोजेक्ट चेतक का पर्पस था जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है या मिलिट्री लॉजिस्टिक्स है उसको स्ट्रेंथन करना, ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंश्योर करना,
एंड सिक्योरिटी एंड रीजनल डेवलपमेंट को बूस्ट करना। इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। एक, इसमें लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स को मेंटेन करना होता है बॉर्डर के आसपास, स्पेशली इन वेस्टर्न सेक्टर। दूसरा, डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करता है, मतलब जो डिच कम बंड होते हैं, डीसीबी कहा जाता है, वो लगभग 215 किलोमीटर के बिल्ड किए हुए हैं डिच कम बिल्ड्स। ये एक आर्मी का स्ट्रेटेजिक यूनिट होता है जिसमें गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें पानी भरा जाता है, बेसिकली वॉर टाइम प्रिपरेशन के लिए होता है। दिस डीसीबी जो होता है, इट acts like anti-infiltration barrier and also acts like a flood control structure. Third, strategic upgradation. जो feeder roads हैं, they have been upgraded to national highway double lane standards. इसका significance obviously it is very significant because it enhances national security. अगर कोई equipment है, कोई troops है, कोई soldiers है, उनका mobilization very fast हो, it becomes very fast. बॉर्डर पे जो प्रिपेयर्डनेस है उसको स्ट्रेंथन कर देता है। बॉर्डर पर सर्वेलेंस लॉजिस्टिक्स को एनहांस करता है। जो रीजनल डेवलपमेंट है वो बढ़ा देता है, जैसे कि जो रिमोट विलेजेस है इनको कनेक्ट करता है, ट्रेड, मोबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इनको ये बूस्ट करता है। एंड ऑल्सो इट गिव्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ टू इंडियाज पोस्चर अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर्स, स्पेशली पाकिस्तान फ्रंट। Challenges, it has very harsh terrain and desert like conditions. Second, जो रोड्स है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा है। एंड जो फ्रजाइल जोन्स है बॉर्डर एरियाज में, काफ़ी इको सेंसिटिव फ्रजाइल जोन्स है, उनके बारे में देयर आर सर्टन एनवायरमेंटल कंसर्न्स। सो दीज आर सर्टन चैलेंजेस बट वी कैन स्टिल डील विद इट। How are we going to deal with it? The way forward is स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकता है, मतलब जियो स्पेशल टेक यूज हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटरिंग हो सकता है, पैटर्न रिकॉग्निशन से प्रेडिक्शन बिल्ड किया जा सकता है। इट इम्प्रूव्स बॉर्डर कनेक्टिविटी इंटीग्रेशन विथ नेशनल हाईवेज। ऑल्सो इट स्ट्रेंथन्स सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। एंड फोर्थ, इट प्रमोट्स बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स। फर्स्ट एमसीक्यू, प्रोजेक्ट चेतक जो है इट इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट स्पेस मिशन, नो। सेकंड, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यस। सो आंसर इज बी। सेकंड एमसीक्यू, which of the following are features of project chetak? Road construction in western borders, yes. Ditch cum bund, that is DCB infrastructure, yes. And nuclear installation, no. It has got nothing to do with nuclear installation. The answer is A, 1 and 2 only. Let's jump onto the next article, that is stagflation. Stagflation एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। स्टैगफ्लेशन एक वियर्ड कॉम्बिनेशन है जिसमें तीनों चीजें एक साथ होती है। एक, इकोनॉमिक ग्रोथ लो हो रहा है या फिर स्टैग्नेंट है। दूसरा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एंड तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई हो चुका है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल सिचुएशन जहाँ पे तीनों, नॉर्मल सिचुएशन में ये तीनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही होती है, इन्फ्लेशन कम है तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। बट यहाँ पे लो इकोनॉमिक ग्रोथ पे हाई इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई है। स्टैगफ्लेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री। इट रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, क्योंकि ग्रोथ भी कम हो रहा है और प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। ये वियर्ड सिचुएशन होती है। हाउ डज इट ऑकर? इट इज ट्रिगर्ड बाय मेनली जो नेगेटिव सप्लाई शॉक्स होते हैं जिनके ऊपर सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि ईरान वॉर है तो हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। सप्लाई साइड से शॉक आया, डिमांड उतना ही है, तो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द कॉस्ट प्राइस, दैट इज इन्फ्लेशन। बट सिंस एनर्जी इज नॉट प्रोवाइडेड, प्रोडक्शन इज गोइंग टू गो डाउन, सो इट्स गोना रिमेन स्टैग्नेंट और गोइंग टू गेट लोअर। फर्स्ट कॉजेज जो है, ट्रिगर जो है वो फर्स्ट है एनर्जी शॉक, ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो होगा उसके कारण गल्फ ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। फिर जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई, फर्टिलाइजर्स हो, रॉ मटेरियल्स है, पॉलीमर्स है,
प्लास्टिक्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये सारे डिपेंडेंट है ऑयल सप्लाई पे। थर्ड, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, वॉर के वजह से लॉजिस्टिक्स का ब्रेकडाउन हुआ है। एंड देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम पॉलिसी साइड, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर लिमिटेशंस होते हैं, कितना ही मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ डालेगी। स्टैगफ्लेशन के कुछ की फीचर्स है, जैसे कि निगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो या लो जीडीपी ग्रोथ हो, तो जो हाई इन्फ्लेशन है ये कई बार डबल डिजिट में चला जाता है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट उसका एक पार्ट होता है। एंड यू ऑफन फेस द पॉलिसी डायलेमा, fighting inflation. If you fight inflation, it hurts the growth, and if you fight growth, if you want to increase the growth, then it increases the inflation. But यहाँ पे growth भी कम होती है and inflation भी बढ़ रहा है in stagflation। 1970s में जो ऑयल क्राइसिस हुआ था, तब यूएस एंड यूके में ये इशू आया था, जिसमें लो ग्रोथ थी, हाई इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। इट इज डेंजरस बिकॉज लोगों की परचेसिंग पावर को ये कम कर देता है, पावर्टी इनइक्वालिटी इसको बढ़ा देता है। एंड जो एमएसएमई सेक्टर है या जो एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। गवर्नमेंट के ऊपर ये पॉलिसी पैरालिसिस कर देता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्लियर आइडिया ही नहीं होता है कि इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से निकले कैसे। एक के पीछे भागोगे तो दूसरा वर्स हो जाता है। हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड अ वे आउट नाउ? फर्स्ट, सप्लाई साइड को रिफॉर्म करना होगा, मतलब जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करना होगा, लॉजिस्टिक को फिक्स करना होगा, जो एनर्जी डिपेंडेंसी है उसको डाइवर्सिफाई करना होगा, रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट होना होगा। फिर जो एमएसएमई सेक्टर है, फार्मर्स है, उनको फिस्कल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। एंड जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें इंटरेस्ट रेट को मॉडरेटली हाइक करना होगा, दैट विल एब्सॉर्ब द लिक्विडिटी। फर्स्ट एमसीक्यू, stagflation is characterized by its B, low growth and high inflation and high unemployment rate. Which of the following can lead to the stagflation? Oil price shock? Yes. Supply chain disruptions? Yes. Excessive demand? No. The answer is 1 and 2 only. Let's jump on to the final article, that is tar balls. tar balls क्या होता है? ये बहुत छोटे छोटे, बहुत डार्क, स्टिकी लम्स ऑफ वेदर्ड क्रूड ऑयल होता है। इट इज फाउंड फ्लोटिंग ऑन ओशंस, तैरते हुए दिखाई देते हैं ओशन में, एंड इवेंचुअली ये समुद्र किनारे बीच पर वॉश्ड आउट हो जाता है। ये बनते ही जो ऑयल स्पिल्स होता है उसके वजह से है, एंड एनवायरमेंटल वेदरिंग भी इसका कॉज हो जाता है। ये टार बॉल्स एकदम डार्क ब्लैक कलर में च्युइंगम जैसे स्टिकी होता है। इसमें हाइड्रोकार्बन्स भरे होता है, मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स का भी, ऑयल का भी जो हेवी फ्रैक्शन होता है, दैट फॉर्म्स द टार बॉल्स। इसमें असफाल्टिनस होते हैं, विच इज लाइक जो हम गांव में जो पुराने रास्ते बनते थे, डामरी काले कलर के गरम बनते थे, वो उसमें असफाल्ट होता था, कुछ वैसा सा दिखता है, बिकॉज ऑफ विच इट गेन्स ब्लैक कलर एंड स्टिकीनेस। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड होती है, जैसे कि माइक्रोप्लास्टिक्स है, सीवीड है, ये शेल्स है, सैंड है, ये इसमें मिक्स होके एक बड़ा सा बॉल सा बन जाता है। इसमें कुछ हद तक ट्रेस जो मेटल्स है बहुत कम मात्रा में मिल जाते हैं, जैसे कि निकेल है, वैनेडियम है। इसका फॉर्मेशन प्रोसेस समझते हैं, वेदरिंग। फर्स्ट, एक शिप जो है या फिर ऑफशोर रिग जो होते हैं, वहां से ऑयल स्पिल हो जाता है, मतलब गिर जाता है। ये गिरा हुआ ऑयल जो है वो इवेपोरेट होता है एंड इट लीड्स टू लाइटर कंपोनेंट्स। फिर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ एमल्सिफिकेशन एक ऑयल एंड वाटर का थिक मिक्सचर बन जाता है। ये जो थिक मिक्सचर है इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेव्स, एंड इवेंचुअली ये छोटे छोटे टुकड़ों सॉलिडिफाई होता है और उससे बन जाता है टार बॉल्स। ये टार बॉल्स बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं डिग्रेडेशन के लिए। इनके साइज मतलब वेरिएबल होती है, कुछ मतलब कॉइन के जितने साइज के हो सकते हैं और कुछ बड़े होकर फुटबॉल जितने भी बड़े बन सकते हैं। और ये स्टिकीनेस जो है वो धीरे धीरे कम होकर इवेंचुअली बड़ा पत्थर जैसा हार्डन हो जाता है।
इंडिया में ये सीजनल दिखाई देता है, मतलब वेस्ट कोस्ट पे, गुजरात गोवा के कोस्ट पर दिखता है, और अप्रैल से सितंबर के बीच में जब साउथ वेस्ट मानसून के विंड्स आते हैं उस टाइम पे इसका बहुत ज्यादा विजिबिलिटी हो जाता है. ऑब्वियसली दिस सिंस इट्स अ टार बॉल, इट्स अ पोल्यूशन, सो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है. इट इम्पैक्ट्स मरीन लाइफ, बर्ड्स हो, टर्टल्स हो, वो इसको खा लेते हैं खाना समझकर, एंड दैट लीड्स टू पॉइजनिंग, टॉक्सिसिटी. अगर ये किसी जानवर के स्किन के ऊपर लग गया, बॉडी के ऊपर कवर हो गया, तो उनकी मोबिलिटी को इम्पैक्ट कर देता है, मतलब उनको कवर कर लेता है, ना वो उड़ पाते हैं ना स्विम कर पाता है. स्पेसिफिकली इकोसिस्टम में ये कोरल रिफ्स को डैमेज कर देता है. जो सी ग्रासेस है जिनका पूरा बेड का बेड होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. इकोनॉमिकली फर्स्ट इट अफेक्ट्स द टूरिज्म. गोवा हो या कोस्टल स्टेट्स हो, वहां पे अगर टार बॉल दिखने लग जाए तो कोई बीच पे नहीं जाएगा, टूरिज्म सीवियरली इम्पैक्ट होगा. फिशरीज के ऊपर इम्पैक्ट करता है. अब पॉलिसी के देखा जाए तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, they have brought in one important draft. That draft is known as Tar Balls Management Draft Rules 2026. They actually focus on coastal protection and also on oil spill response mechanism. Way forward is it strengthens oil spills response system. कोस्टल मॉनिटरिंग एंड क्लीनअप जो टेक्नोलॉजी उसको इम्प्रूव करेगा, इसको इम्प्रूव करना होगा. शिपिंग रेगुलेशन को इन्फोर्स करना होगा ताकि ये जो शिप्स जो है जो ऑयल कैरी करती है वो एक्सीडेंटली या किसी भी वजह से वेट लूज करने के लिए ये ऑयल को, ये टार को समुद्र में न छोड़ दे. एंड इस सेक्शन में मैरीटाइम कोऑपरेशन, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मैरीटाइम कोऑपरेशन को प्रमोट करना होगा. फर्स्ट MCQ, tar balls are primarily formed due to option B, weathering of oil spill. Second MCQ, which of the following are characteristics of tar balls? 1. High persistence, yes. These are formed from heavy hydrocarbons, yes. And third, easily biodegradable, no. Only 1 and 2 is the correct answer. These are APSC smart books, and hundreds of students have benefited from these one-stop solution. You can order your set of books by contacting on number mentioned on your screen. Thank you so much for joining in. Have a good day.